दोस्तों, अगर हमारा प्रॉपर्टी खरीदने का मनस बन रहा है, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें। कृषि भूमि में हाथ डालें, प्लॉट खरीदें, कोई मकान लें या कमर्शियल प्लॉट लें या कमर्शियल प्रॉपर्टी टाइप कोई शॉप वगैरह लें। हम ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमें किस प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदना ठीक रहेगा, कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए खरीदना फायदेमंद रहेगा और इन्वेस्टमेंट करने से हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील से डिटेल में ये बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी में आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा या आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करेगा। तो सबसे पहले अगर हम आंकड़ों से बात करें तो सबसे पहले जिसका नंबर आता है, जिस प्रॉपर्टी को कम लोग खरीदते हैं या कम लोग खरीदना प्रीफर करते हैं, या जैसा कि आंकड़ों में कहें कि परसेंटेज में कम आंकड़ा होता है, तो वो है कृषि भूमि। कृषि भूमि मान लीजिए 100 आदमी में से आंकड़े वाइज अगर उसको देखें तो 2 या 3% लोग कृषि भूमि खरीदते हैं, क्योंकि कृषि भूमि में बजट ज़्यादा होता है और डीएलसी वैल्यू कम होती है, तो उसमें टोटल 2 नंबर अमाउंट यानी कि कैश पेमेंट ज़्यादा लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो फ्लैट का नंबर आता है। आजकल बड़े शहरों में फ्लैट का चलन है। जमीन की कमी की वजह से और लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से मकानों की संख्या में कमी आई है और इस वजह से लोग फ्लैटों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। काफ़ी बिल्डर्स फ्लैट बना बना के बेचते हैं, तो वो लोग बना बनाया फ्लैट लेना प्रीफर करते हैं। आप नोट करिए कि बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, अहमदाबाद हुआ, चेन्नई हुआ, ऐसे सभी बड़े शहरों में फ्लैट कल्चर ज़्यादा है और वहाँ पर कोई भी आदमी फ्लैट लेना प्रीफर करता है, उसको प्राथमिकता देता है। और फ्लैट कल्चर वहीं पे ज़्यादा जन्मा है जहाँ पर ज़मीन की कीमतों में एकाएक वृद्धि हो गई है और ज़मीन आसानी से सही भाव में कम मिलती है, तो उस वजह से फिर लोग बना बनाया फ्लैट लेना प्रीफर करते हैं। और अगर आंकड़ों में इसको हम बात करें तो 10 से 15%, 18% लोग फ्लैट खरीदना ठीक समझते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम ये देखें कि मकान बने बनाए मकान खरीदना कितने लोग चाहते हैं, तो 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो मकान प्रीफर करते हैं। मकान खरीदना उनको ठीक लगता है क्योंकि वो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। न फ्लैट उनको समझ में आता है, न उनको प्लॉट समझ में आता है। उनको बना बनाया मकान मिल जाए तो उनके लिए वो बेटर है, क्योंकि आज की तारीख में मकान बनाना भी एक टेढ़ी खीर हो गया है। इसके बाद दोस्तों, कुछ लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं। वो 5 से 10% लोग होंगे जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी होती है और वो बिकती भी महंगी है और महंगा होने की वजह से उसके खरीदार भी कम मिलते हैं, वो कम तादाद में बिकती है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी से किराया भाड़ा उठा सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, तो उससे आप कमाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, लास्ट में जो बात आती है वो आती है प्लॉट की, कि प्लॉट को कितने लोग खरीदना चाहते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, प्लॉट को खरीदने वाले 100 में से 50 से 60%, कई बार 65 से 70% तक भी ये आंकड़ा चला जाता है। यानी कि बहुतायत में लोग प्लॉट खरीदना पसंद करते हैं। उसके कई कारण हैं प्लॉट खरीदने के, क्योंकि मनचाही साइज में उनको प्लॉट मिल जाता है और वो अपने मनचाहा उसमें मकान बना सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार मकान बना सकते हैं। क्योंकि कोई बना बनाया मकान लेंगे तो आप 10 मकान देखेंगे तो 10 में से आपको हर मकान में कोई न कोई अपने हिसाब से कमी दिखेगी, क्योंकि 100% आपकी चॉइस का मकान आपको बना बनाया नहीं मिल सकता है। अब दोस्तों, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिसको जैसी प्रॉपर्टी चाहिए वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें अपनी सुविधा के अनुसार वो उसको यूज करता है। अब बात करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टियों में कौन सी प्रॉपर्टी में लोन किस प्रकार से होता है या कौन सा लोन किस में सही तरीके से हो पाता है। अब दोस्तों, पहले बात करते हैं कि कृषि भूमि को किस प्रकार से खरीदा जाए और उसकी 2 से 3% खरीदने की दर कम क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा मेजर कारण है, कृषि भूमि टोटल कैश पैसे में खरीदी जा सकती है। उस पर लोन बहुत मुश्किल से मिलता है या कम मिलता है, क्योंकि उसकी जो डीएलसी दर होती है या जो उस एरिया की सर्किल रेट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और उसमें मान लीजिए अगर 1 करोड़ की ज़मीन है तो उसमें मुश्किल से 5 से 7 लाख रुपए की डीएलसी वैल्यू आएगी और बाकी का सारा पैसा आपको कैश देना पड़ेगा। तो बैंक लोन देता है तो वो डीएलसी वैल्यू से भी कम पे देता है, तो उस कंडीशन में उस भूमि पे आपका लोन तो बन ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास कैश पैसा है तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। तो कैश पैसा काफ़ी लोगों के पास इतनी बहुतायत में नहीं हो पाता है, ज़्यादातर लोग लोन लेके प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में फिर 2 से 3% लोग ही कृषि भूमि को खरीदना प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं फ्लैट की। तो अगर आप फ्लैट लेते हैं तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसका 80 से
90% आपको उसमें लोन मिल जाता है और लोन के द्वारा आप उसमें खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड होती है या जो बना बनाया मकान होता है उसमें लोन अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन की वैल्यू जुड़कर या जो ज़मीन है उसकी वैल्यू जुड़कर दोनों को प्लस करके बैंकें लोन देती है, तो उसमें आपको अच्छा खासा लोन मिल जाता है और घर से पैसा आपको कम डालना पड़ता है। इसी तरह बना बनाया मकान भी आप लेते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ होती है, जो ज़मीन की वैल्यू है वो प्लस उस पर जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन होया हुआ है उस वैल्यू को जोड़ने के बाद जो डीएलसी वैल्यू आती है मार्केट वैल्यू के आसपास या 80% 90% तक आ जाती है। तो इस प्रकार 80 से 85% लोगों को टोटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से लोन मिल जाता है, इसलिए इसको खरीदना भी ज़्यादा सुविधाजनक माना गया है। इसके बाद दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी लोन थोड़ा मुश्किल से मिलता है, और अगर उस पे मिलता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं और वापस इन्वेस्टमेंट करके बेचने के हिसाब से ख़रीद रहे हैं और फिर अगर आप उसको लोन से ख़रीद रहे हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकती है, क्योंकि आपका मार्जिन इंटरेस्ट में जा सकता है। दूसरा, कमर्शियल प्रॉपर्टी में बैंकें लोन परसेंट में कम देती है, यानी कि 40 से 50% वैल्यू पे ही लोन देती हैं, यानी कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उससे 40-50% के आसपास ही वो लोन देती हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट में आपको 80 से 90% लोन मिल जाता है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में उससे कहीं कम हमको मिल पाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो प्लॉट खरीदने के लिए हमें लोन मिलता है तो वो कितना मिल पाता है। तो प्लॉट की बिकने की दर ज़्यादा है, खरीदने की दर भी ज़्यादा है, उसी प्रकार होम लोन इस पे आसानी से हो जाता है और सबसे ज़्यादा दर होम लोन देने की प्लॉट्स वगैरह में ही है। उसमें आपको 70 से लेकर 80-85 कई प्लॉट्स में 90% भी आपको लोन मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन लोन भी उसमें मिले तो आपको मकान बनाने के लिए भी उसमें लोन आसानी से मिल जाता है। अब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न सबसे ज़्यादा जो हम प्लॉट खरीदते हैं उन पे ज़्यादा आता है। रिटर्न कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आता है, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सामने वैसे ही डबल या उससे बहुत कहीं ज़्यादा होती है, तो उसकी ग्रोथ उसके हिसाब से होती है। और वहीं रेजिडेंशियल प्लॉट में मकानों की जो डिमांड ज़्यादा है तो उसमें ग्रोथ भी अच्छी मिलती है। अब दोस्तों बात करें मार्केट वैल्यू की कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको सस्ती मिल जाती है, तो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कृषि भूमि होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी में खातेदार या हिस्सेदार बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी एक आध की डेथ हो जाती है तो उसके वारिस उस प्रॉपर्टी पे आक्षेप लगा देते हैं, विवादित कर देते हैं, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने में हमको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये होता है कि 7 से 8 खातेदार हैं और एक खातेदार उस ज़मीन को एग्रीमेंट बेस पे सेल कर देता है और बाकी खातेदार उसकी रजिस्ट्री कराने से जब मना कर देते हैं तो विवाद खड़ा होता है और उसमें उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला फंस जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में विवाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में इतना विवाद नहीं होता है, क्योंकि प्लॉट को लेते ही उसमें हम नाम ट्रांसफ़र करा लेते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होती। अगर कुछ होती है तो वो सामने आ जाती है और उसका निपटारा भी तुरंत किया जा सकता है। तो जहाँ पर कृषि भूमि या खेती की ज़मीन सस्ती होती है वहाँ पे विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, और प्लॉट्स वगैरह महंगे होते हैं वहाँ पर कोई विवाद नहीं हो सकते, वो साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से खरीदे जा सकते हैं। तो दोस्तों सीधा साफ मतलब है कि अगर रिटर्न की बात करें तो वो प्लॉट में ज़्यादा आता है, और अब बाकी आपका विवेक है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना ठीक लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी में आपका बजट काम करता है और कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए ठीक रहता है। तो ये आपको सोचना है, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। इसमें दोस्तों एक बात और रह जाती है, और वो ये है कि कोई भी प्लॉट आप लेते हैं तो आपको कृषि भूमि के प्लॉट लेने से बचना चाहिए जिसमें सिर्फ रजिस्ट्री होती है या जिसमें सिर्फ म्यूटेशन भरा जाता है। ऐसे प्लॉटों में ग्रो कम होती है और बिकने में भी कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप किसी भी निकाय से अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट खरीदें और वहाँ की डेवलपमेंट ग्रो को देखते हुए आपको भी वहाँ पर बेहतरीन आउटपुट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे एरियो में खरीदें, और जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट में भी, जैसे जेडीए हुआ, नगर निगम हुआ, कई ऐसे निकाय हैं जो प्लॉटिंग करके आम जनता के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही सरकारी स्कीम के प्लॉट खरीदना फायदेमंद रहता है, और ऐसी स्कीम में आपको ग्रो भी ज़्यादा मिलती है, डेवलपमेंट भी अच्छा होता है
और इसका आपकी लगे हुए पैसों का आउटपुट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। इसमें एक बात हो सकती है कि आप प्राइवेट कृषि भूमि की कोई प्लॉटिंग में से प्लॉट लेते हैं या किसी प्राइवेट कॉलोनी में जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे प्लॉट लेते हैं, उसी के मुकाबले आप कहीं पर जो गवर्नमेंट की कॉलोनी काटी हुई है उसमें प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा प्लॉट महंगे मिले। लेकिन जैसा कि कहा गया है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो वही बात है कि आप महंगी प्रॉपर्टी लेंगे तो उसका आउटपुट भी आपको उस तरीके से मिलेगा। उसी जगह सस्ती प्रॉपर्टी में आपको रोने के चांसेस ज़्यादा मिल सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है, आपके कमाए हुए सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि प्लॉट खरीदना ठीक रहता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी हमारी वीडियो के मुताबिक ठीक है, तो अब दिमाग में ये बात आती है कि हमको प्लॉट कौन सी साइज़ में लेना चाहिए, हमको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कौन सी साइज़ में करना ठीक रहेगा, या कौन सी साइज़ की प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं तो उसमें बिकने में आसानी रहेगी। अब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का बजट है और 1 करोड़ के बजट में 300 गज का, 350 गज का या 400 गज का प्लॉट आराम से आप जिस सिटी में रहते हैं या जिस एरिया में आपको खरीदना है वहाँ पर आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट आसानी से मिल सकता है। लेकिन बड़े प्लॉट को आप अगर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से खरीद रहे हैं तो बड़ा प्लॉट बेचने में आपको उतनी ही तकलीफ आ सकती है जितनी तकलीफ आपको उसकी सही रेट में खरीदने पे आई थी। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया है और आपका बजट 1 करोड़ रुपए है तो आपको 3 से 4 प्लॉट छोटी साइज में खरीदने चाहिए, ताकि छोटी साइज में आपका रोटेशन बन सके। और वो छोटी साइज़ के प्लॉट कम बजट होने की वजह से, आम आदमी की पहुंच में आसानी से होने की वजह से वो जल्दी सेल हो जाते हैं और जैसे जैसे सेल होते हैं आप वापस से री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका भी एक रोटेशन बन सकता है और आप इस तरह से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम SIP या FD में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से आपको छोटे छोटे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कम बजट के प्लॉट लेकर उनको बारी बारी से सेल करते रहना चाहिए। इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि 3 या 4 छोटे छोटे प्लॉट अलग अलग, जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो या अलग अलग ग्रोइंग एरिया हो, वहाँ पर अलग अलग प्लॉट ले सकते हैं, ताकि बारी बारी से आपके प्लॉट बिकते रहें और आपको उसका आउटपुट मिलता रहे। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि हमको एग्रीकल्चर ज़मीन लेनी चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, मकान लेना चाहिए या कमर्शियल भूमि लेनी चाहिए या फिर प्लॉट लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर पर्सनल चीज़ के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए अगर हम प्लॉट ले रहे हैं और उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो हमको किस साइज़ का प्लॉट लेना चाहिए। और अगर हम सेल करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो हमको किस साइज़ के प्लॉट लेने चाहिए, ये सब मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने बताया है वो आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, देख क्या रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहे और हमें कंटिन्यू मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।